तो जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार लर्न कॉमर्स बाय हर्ष यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है जितने भी आपके पेपर अभी तक हुए होंगे वो सारे अच्छे गए होंगे। एंड ये 7 और 8 तारीख को कम से कम 2 से 4 एग्जाम्स है। तो इन सब के ऊपर मेरे को टोटली वीडियो तो लानी है ना। तो चाहे किसी भी चीज़ की लेगा, हमेशा मैं बेसिकली इंपॉर्टेंट थ्योरी की इंपॉर्टेंट ही लेकर आता हूँ। एंड दूसरी चीज़ है, बहुत बहुत छोटा है जिसपे न्यूमेरिकल्स कराना बहुत मुश्किल है। मेरे को एक ही चीज़ को 4-5 बार रफ करके, एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार रफ करके 4-5 बार क्लिप करके लाना पड़ेगा ताकि वीडियो छोटी भी हो। तो इसमें पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मैं इस पे आपको वो जरूर करवा सकता हूँ, थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी जरूर जरूर करवा सकता हूँ जो कि आप कर लो तो जिससे आपका पेपर अच्छा जाए, मतलब थ्योरी क्वेश्चन से आपका उस हिसाब से अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू AICPA, मतलब ये अमेरिकन के चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो रहता है, जैसे इंडिया में ICAI है ना, वैसे ही वहाँ पे AICPA है। तो उन्होंने जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी थी, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग है ना, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, ठीक है, एंड इवेंट्स विच आर पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। देखो क्या मतलब है इसका। अकाउंटिंग एक आर्ट है, किस चीज का, रिकॉर्डिंग का है, क्लासिफाइंग का है, समराइजिंग का है, ठीक है। एंड दूसरी चीज, इसमें हम क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्या समराइज कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन्स को या फिर इवेंट्स को, है ना। ठीक है, चलो इतना समझ आया। ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन मॉनेटरी वैल्यूज, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओके सर, ठीक है, बहुत वेरी गुड। चलो ये समझ आया। अब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, इन सब का मतलब इजीली समझ लेते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन द बैंक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे हम रिकॉर्डिंग में हम क्या यूज कर लेते हैं, जर्नल। क्या सर जी, जर्नल, समझ आ गया। रिकॉर्डिंग मतलब एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना, वो ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं, है ना, ठीक है, उसको हम रिकॉर्डिंग कह लेते हैं। अब क्लासिफाइंग क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर इन वन प्लेस लाइक लेजर। मतलब जो भी सिमिलर नेचर के आपके जो ट्रांजेक्शन है ना, वो आपका एक जगह आ जाता है। जस्ट लाइक डेबिट अलग, क्रेडिट अलग। जितना ट्रांजेक्शन आपकी तरफ से सामने तरफ वाले को गया है, आपने सामने वाले को पे करा है ना, वो आपके डेबिट साइड आ जाएगा, है ना। जो सामने से हमारे पास आया वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। ये भी एक तरीके से ग्रुपिंग हो गई, क्लासिफाइंग हो गई, है ना। अब जैसे हम ऐसे कह लो कि हम एक तरीके से क्या कहते हैं, कुछ टाइप का एक्सपेंस अलग तरीके अलग जगह नोट करते हैं, ठीक है। इसमें लेजर का एग्जांपल दे रखा है। अब आ जाता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या है हमारा, presenting the data in a clear presenting the data in a clear and understandable form। अपने डेटा को एक क्लियर और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं सर, समराइजिंग कहते हैं, है ना। इसका एग्जांपल है हमारे पास P&L और बैलेंस शीट, है ना। ओके, ये समराइजिंग का हो गया। अब इंटरप्रेटिंग का, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मतलब कि जो लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आना कि भाई आपका प्रॉफिट पिछले साल से इतना ज्यादा बढ़ गया, या कुछ भी उस चीज को एक्सप्लेन करना, हमारा प्रॉफिट बढ़ा, हमें लॉस हुआ, या कुछ भी, गला बहुत पेन हो रहा है ना, हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, उस चीज को समझाना, कि एनालाइज करना, समझना, समझ के समझाना, उस चीज को हम इंटरप्रेटिंग कहते हैं। तो हमारा अकाउंटिंग क्या हो जाता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, फिर ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, फिर ट्रांजैक्शन को समराइज करना, अच्छी तरीके से शो करना, फिर वो जो एंड में रिजल्ट आता है उसको समझना, जो एंड में रिजल्ट आया उसको समझना, वो इंटरप्रेटिंग हो जाता है। समझ कर आगे के डिसीजन लेना, ये पूरा हमारा अकाउंटिंग हो जाता है ना। एक सेकंड में पानी पी लो। अब हमें पढ़ना है डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू MJ कीलर, द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डेटा फॉर एन एंटरप्राइज इन द इज द डबल एंट्री सिस्टम। सबसे कॉमन सिस्टम कौन सा होता है अकाउंटिंग डेटा के लिए, हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है। एज द नेम इम्प्लाइज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द एंट्री मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के लिए एंट्री आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, दो पार्ट्स में होती है। जैसे कि एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। मतलब जब आपके पास से कुछ जाता है ना, तब आपके पास से कुछ आ भी रहा होता है, चाहे वो आपको दिखे चाहे ना दिखे। ये कैसी बात बोल रहे हो, दिखे चाहे ना दिखे। अरे भाई, जब तुमने मान के चलो कि सामने वाले को, अच्छा तुमने एक टाइम पे लोन लिया था बहुत पहले, और अब तुम उसके इंस्टॉलमेंट 10,000 पे कर रहे हो, तो आपने जब उसे 10,000 पे किया ना भाई, तो वो कहीं ना कहीं वो 10,000 आपकी लाइबिलिटी में से कम हो रहे हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे मेरे भाई, है ना। पर आपको दिखे तो नहीं, पर कम तो हो रहे हैं ना, वही चीज है, वही बात है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो वही चीज। और अब चाहे तो अब आप ऐसा समझ लो कि आपने 5,000 रुपए दिए और एक सोफा खरीदा।
5,000 रुपए दिए, सोफा खरीदा, है ना, तो आपके 5,000 तो डेबिट हो गए, लेकिन आपके पास कुछ क्रेडिट भी होएगा। आपके पास क्या आएगा, आपके पास सोफा आएगा, असेट आएगा मेरे भाई। तो असेट साइड बढ़ेगा भी, तो डबल एंट्री सिस्टम है भाई, जब जाएगा तो आएगा भी, है ना। चलो मेन पॉइंट समझ लेते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम के कुछ मेन पॉइंट्स है, डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि हम पता चल चुके, जब कुछ आता है तो जब कुछ जाएगा तो आएगा भी, है ना। ठीक है, डेबिट कम्स इन, जो भी आप पढ़ देते हैं वही सारे रूल्स लगा दो। टू फोल्ड एक्सपेक्ट्स, देखो, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स अ गिविंग एंड अ receiving aspect. This mean exchange of value for value occurs in entry, मतलब exchange for value, ठीक है। वैसे ये जो मैंने नोट्स, इतने इजी नोट्स लाया हूं ना, ये अगर मैं सुना भी दूं ना तो भी आपका काम चल जाएगा। हर बिजनेस के ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है गिविंग और रिसीविंग। क्या इन्वॉल्व होता है सर? गिविंग प्लस रिसीविंग, गिविंग भी होता है और रिसीविंग भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है कि हम पैसों की वैल्यू को एक्सचेंज करते हैं एक चीज लेने के लिए, एक वैल्यू के लिए, ठीक है। साइंटिफिक एंड मॉडर्न, इसका मतलब क्या है? इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट मॉडर्न साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, मतलब डबल एंट्री सिस्टम को हम सबसे ज्यादा साइंटिफिक और मॉडर्न मानते हैं, ठीक है, बुक कीपिंग के लिए। किसके लिए? फॉर बुक कीपिंग, याद रहेगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, फॉर बुक कीपिंग, बिकॉज इट फुलफिल्स ऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और ये हमारे सारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है इस वजह से, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्डिंग, मतलब दिस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। डबल एंट्री सिस्टम में हम कैश ट्रांजेक्शन भी नोट करते हैं प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी नोट करते हैं, है ना। इस वजह से ये सिस्टम अच्छा है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड मेरे भाई, कॉल आ गई है, हाँ जी। तो अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। क्या फंक्शन है, क्या, देखो, सबसे पहला फंक्शन है हमारा मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, मतलब देखो, बिजनेस में रोजाना बहुत सारे लेन देन, मतलब ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें सिर्फ याद रखना मुमकिन नहीं है। इसलिए अकाउंटिंग का सबसे पहला काम है हर खर्चे और कमाई को, है ना, क्या करना है, एक सिस्टम के तहत जर्नल लेजर में लिखना, ताकि बाद में कोई गलती ना हो। समझ आ रहा है आपको? हर खर्चे और कमाई को, ट्रांजेक्शन को एक सिस्टम में ऐसे लिखना, ठीक है, जैसे जर्नल या लेजर में लिखना, ताकि बाद में कोई गलती ना हो। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो लास्ट में निकल कर आते हैं, भी मैंने बताया, ठीक है। मतलब इसको तुम ऐसे समझ लो कि नतीजों की जानकारी, है ना। सिर्फ हिसाब लिखना काफी नहीं है। साल के एंड में बिजनेस को फायदा हुआ या फिर मतलब नुकसान हुआ, लॉस हुआ, ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचानी होती है जिन्हें इसकी जरूरत है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? मैं साइड में होकर इसलिए लिख रहा था जस्ट बिकॉज कि आपको ये वाले पॉइंट्स दिखे। तो एक बार आप, अब हम पढ़ेंगे मल्टी लीगल नीड्स, ठीक है। मल्टी लीगल नीड्स, इसको आप ऐसे समझो कि गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक हर बिजनेस को अपने हिसाब किताब रखना पड़ता है ना भाई। तो सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होने से इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह जो भी गवर्नमेंट का काम होता है ना, ऑडिट वगैरह करना, जैसे कानूनी काम आसान हो जाते हैं, और ये एक प्रूफ की तरह वर्क करता है। क्या आपकी प्रूफ की तरह वर्क करता है? आपने जो अकाउंट्स का स्टेटमेंट्स बनाया ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएंगे ये, ठीक है। अब दूसरी चीज आपका लास्ट आ जाता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। इसका मतलब हम कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे समझेंगे, अकाउंटिंग से हमें पता है रहता है कि बिजनेस के पास कितना कैश है। मतलब देखो, अकाउंट जब रखते हो तो उसमें आपका बैलेंस शीट में रहता है ना कि आपके पास कैश कितना है, क्या कितना है। तो इससे आपका रहता है कि बिजनेस के पास कितना कैश है, कितना स्टॉक है हमारे पास, है ना। आपको समझ आ रहा होगा कि बिजनेस के पास कितना कैश है, कितना स्टॉक है, और कितनी मशीन या जमीन है। तो जब हमारे पास इन सबका सही रिकॉर्ड होता है ना, तो चोरी या फिर हेरा फेरी का चांसेस कम होते हैं, कि आपके वहां से क्या असेट जा रहा है, क्या आ रहा है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो इससे आपके चोरी या फिर आपके बिजनेस में कोई घोटाला होने से बचता रहता है, कि भाई हमारे पास इतना असेट है, और एकदम से अगर कुछ होता है, बाई चांस कोई करने की कोशिश करता है, तो आपको पता लग जाएगा कि अभी तो मेरे पास कुछ दिन पहले इतना असेट्स था, लेकिन अब से ये 3 लाख की कमी कहाँ से आ गई। तो आपको पता लग जाएगा कि वो लॉस हुआ है, एकदम से एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, या फिर कोई ने चोरी कर लिया है ना, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं फटाफट। हाँ जी, तो अब हमें फटाफट तेजी से पढ़ना होगा, क्या हमें पढ़ना होगा? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, फिर लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? जब हम सही ढंग से अच्छी तरीके से मैनेज वो अकाउंटिंग करते हैं, तो फिर हम अपने मैनेजमेंट को ऑर्डर दे सकते हैं, बता सकते हैं कि अब भाई क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से कंट्रोल करना है बिजनेस को। मतलब अगर बहुत ज्यादा लॉस की तरफ गिरते जा रहे हैं हमारे बिजनेस, हमने पिछले साल का वो देखा, बैलेंस शीट देखी, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, तो हमें पता चल रहा है कि यार हम तो दिक्कत में आ रहे हैं।
तो अब हमारे मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी कि आगे बिजनेस कैसे मैनेज करना है। तो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट समझा, रिकॉर्ड्स रादर देन मेमोरी, मतलब देखो एक ह्यूमन मेमोरी एक लिमिटेड होती है, वो कितना ही रिकॉर्ड कर पाएगी, हद से हद कितना ही रिकॉर्ड कर पाएगी, कुछ से कुछ, हद से हद, है ना। तो यही चीज बोल रहे हैं कि ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड होती है, लेकिन हम अकाउंट्स में बुक कीपिंग करके बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे लड़ाइयाँ कम होगी, बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। इंट्रा पीरियड कंपैरिजन, मतलब इंट्रा पीरियड कंपैरिजन आप इस तरीके से समझो कि हम करंट ईयर के डेटा को, करंट ईयर की अकाउंटिंग को प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग से कंपेयर कर सकते हैं। क्या इस पे क्यों लिख दिया मैंने, इस पे लिख रहा हूँ, करंट ईयर को हम प्रीवियस ईयर से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि इसका इस कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है ना। इसी को हम कहते हैं इंटर पीरियड कंपैरिजन। एड इन लीगल मैटर्स, यानी वर्क एज एविडेंस, मतलब अगर बाय चांस कोई कोर्ट वगैरह वाली दिक्कत होती है, कोर्ट वगैरह जाना पड़ता है, तो हम अपने अकाउंटिंग को एज एन एविडेंस, कोई एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको, क्योंकि एक लिखित में होता है और ये इस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट द्वारा बनाया गया होता है। हेल्प इन टैक्सेशन मैटर्स, सिंपल से लैंग्वेज से ही पता चला, मैंने पॉइंट्स इतने इजी डाले, मतलब कि टैक्सेशन मैटर्स में हेल्प करता है, मतलब आपको जीएसटी कितना पे करना है, आपको टैक्स कितना पे करना है ना। तो ये चीज आपकी हेल्प हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप इसे ऑलरेडी पे बना के रखते हो, तो आपको जीएसटी कितना पे करना होता है, तो ये आपको ऑलरेडी पता रहता है ना। अब लिमिटेशन क्या है, एक्सप्रेस ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब आप सिर्फ इनको पैसों के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। मान के चलो कि, कहने का मतलब ऐसा समझो कि आपका कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, लेकिन हम उसकी स्पेसिफिक मेहनत को हम अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते, है ना, ठीक है, किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन हाँ सबको पता है कि उसने मेहनत करी है, बट उसकी कोई एंट्री नहीं हो सकती। तो इस टाइप की सिर्फ हम मॉनेटरी टर्म्स को ही नोट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स, कभी कभी अकाउंट्स की वजह से हम गलत अंदाजा लगा बैठते हैं, है ना, ठीक है, अकाउंट्स की वजह से हम गलत अंदाजा लगा बैठते हैं, वो आपका इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स में आ जाता है। रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन हम कैसे समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझिए, हेरा फेरी का खतरा, मतलब विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं कुछ लोग इसे, मतलब बहुत से लोग इसे विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं, है ना। लोग अपने फायदे के लिए इसमें क्या करते हैं, रिस्क मैनिपुलेशन में दिख रहा होगा आपको, है ना, मैं साइड हो जाता हूँ, लोग अपने फायदे के लिए अकाउंट्स में हेरा फेरी करके बिजनेस को असलियत से ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, है ना। मतलब हो सकता है कि वो अपने प्रॉफिट और ऐड कर दे, मान के चलो वो अपना बिजनेस बेचने वाला है एंड अपने प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाकर दिखा दे इस बार, इस चीज के लिए, ठीक है, इसे प्रॉफिट को बढ़ा करके दिखा दे, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि उसको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी बिजनेस खरीदने वाले को, है ना, ये, या फिर ऐसा कर दे कि जैसे अपने असेट्स का दाम बढ़ाकर दिखा दे अपने बैलेंस शीट में, तो जिसको असेट बेच रहा होगा उसको लगेगा ज्यादा दाम का असेट है, तो वो ज्यादा पैसे देगा, है ना, ये चीज दिक्कत हो जाती है। फिर अनबायस्ड इशू, हाँ ऐसे समझो इसको कि अकाउंट्स अपने पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रिपोर्टिंग में थोड़ा भेदभाव हो जाता है, ठीक है। चलो अब हमें पढ़ना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ गाइडलाइंस है, ऐसी गाइडलाइंस जिससे सारे बिजनेस, जितने भी सारे बिजनेस है सभी इस प्रिंसिपल को मानते हैं, ठीक है। मतलब इज देयरफॉर नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सेम स्टैंडर्ड। देखो ये कुछ सेम लैंग्वेज और कुछ रूल सेट करे गए हैं, ठीक है। ये रूल कैसे है, दीज रूल्स आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम शॉर्ट में गैप भी कहते हैं, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये कुछ सेट रूल्स होते हैं, है ना, रूल सेट किए गए होते हैं एक कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो यही सबको फॉलो करने होते हैं, यही कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इनके फीचर्स क्या है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, मतलब ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स से कहने का मतलब है, इसको ऐसे समझो कि हर जगह पर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। इसको एक कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारे एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। तो इसका मतलब है आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। समझ आया आपको, है ना, मतलब हर किसी को उसे यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो कि कोई अपने बिजनेस को 1 अप्रैल से स्टार्ट, मतलब वो ईयर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से मानता है, तो दूसरे बिजनेस को भी 1 अप्रैल से ही मानना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया में सारे स्कूल 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, इस टाइप से कुछ। ये देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, है ना, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसने बनाए, ह्यूमंस ने बनाया। कैसे बनाए, अपने एक्सपीरियंस से और कुछ रीजंस की वजह से, ठीक है। चलो अकाउंटिंग, तो अगला पॉइंट पड़ता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, किस टाइप से, टाइम बाय टाइम चेंज होते हैं, डे बाय डे चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं, डे बाय डे नहीं, टाइम बाय टाइम, ठीक है, जरूरत के हिसाब से, कि गवर्नमेंट की कुछ रूल्स है, पॉलिसी बदल गई, है ना,
उस चीज उस हिसाब से, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या पता टैक्स ज्यादा ऐड कर दिया, कुछ कुछ भी, या कोई भी चीज है ना, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हर जगह एक्सेप्ट होता है, लेकिन उसके लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया है रिलीवेंट, यानी कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, वो रिलीवेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिलीवेंट होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? इरिलीवेंट नहीं होना चाहिए। मतलब एक चीज रिलीवेंट है तो वो यूजफुल है, तभी उसको फॉलो करा जाएगा। रिलीवेंट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, एक प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, अनऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं और फालतू में ये चीज लिख दिया, कुछ भी लिख दिया हो, है ना, नहीं। उस चीज का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और फिजिबिलिटी मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में आसानी होनी चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए, तभी कोई यूज करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यार बहुत गुस्सा आता है जब आप सब कुछ रिकॉर्ड कर लो एंड फिर दोबारा से माइक ऑफ हो जाता है और दिक्कत हो जाती है। चलो कोई नहीं। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग to all people and to make it move more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed the financial statement। अच्छा, सेम मीनिंग देखो, ऐसा समझो कि अकाउंट्स आपका एक लैंग्वेज है, अकाउंट्स आपका एक लैंग्वेज है एंड उस लैंग्वेज को सबके दिमाग में उतारना है। तो उस लैंग्वेज को सबके दिमाग में उतारने के लिए आपके कुछ कंसेप्ट्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहते हैं। समझ आया आपको? है ना। अकाउंट्स आपका लैंग्वेज है, सबके दिमाग में उतारना है, ठीक है। सेम मीनिंग टू ऑल पीपल, ठीक है, ठीक है। एंड वो सबके दिमाग में उतारने के लिए कुछ कंसेप्ट्स बनाए गए जिन्हें हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहते हैं। ये कंसेप्ट्स ES1 के द्वारा आए हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के द्वारा आए हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका कौन देता है? ICAI, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया, ठीक है। देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अच्छा, उससे पहले हम जान लेते हैं AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हम आगे पढ़ेंगे। अगर AS1 कहीं भी आ जाता है तो ये सारा आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ, ये सब आपको लिख कर आ जाना है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, सारा AS1 है, ठीक है। AS1 अगर आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ। अच्छा, किसके द्वारा इशू होता है? ICAI, ठीक है, ये भी समझ लिया। 3 फंडामेंटल है, 3 मेन है तो बहुत सारे है तो और भी, बट 3 मेन है। सबसे पहले आपका गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न में इसमें आपका मतलब है कि गोइंग टू रन फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। देखो, अब जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्टार्ट नहीं करते हो, है ना, वो 1 साल 2 साल के लिए स्टार्ट नहीं होता। आपका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो चलता जाएगा चलता जाएगा। कोई 1 साल के लिए नहीं हुआ कि आपने ऐसे बोल के नहीं किया कि भाई मैं 2 महीने के लिए बिजनेस शुरू करूंगा फिर बंद कर दूंगा, 4 महीने के लिए करूंगा बंद कर दूंगा, 5 साल के लिए करूंगा बंद कर दूंगा, नहीं। इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब चलता जाएगा जब तक चल सके, ठीक है। आपका कोई स्पेसिफिक टाइम आपने सोच के नहीं किया, तो हम अकाउंट्स मानते हैं कि आपका बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा। अब एक कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इसका मतलब होता है कि जो भी आप अकाउंटिंग के लिए मेथड यूज करोगे, जो भी आप अकाउंटिंग के लिए पॉलिसीज यूज करोगे, वो पॉलिसी पहले महीने जो यूज करोगे वही अगले महीने भी रखना, वही अगले साल भी रखना, वही उसके बाद वाले साल भी रखना। तो सेम कंसिस्टेंसी के साथ आपको वही पॉलिसी वही मेथड यूज करते रहना है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है आपका? मैं पढ़ के बता देता हूँ। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन व्हेन हैपेंड नो मैटर द पेमेंट इज नॉट पेड और नॉट, ठीक है। देखो, मतलब कि आज 5 तारीख है, 5 फेब है, ठीक है, 5 फेब है और आज मेरे ऑफिस से गुड्स गए हैं किसी और के पास। उसने बोला भाई मैं तेरे को पेमेंट दूंगा 10 तारीख, ठीक है, 10 तारीख को पेमेंट दूंगा। तो मैंने कहा यार अबे यार इतना लेट पेमेंट देगा। उसने बोला चलो ठीक है यार, आपसदारी की बात है। मैंने बोला चलो ओके। तो अब ये बताओ कि मैं ट्रांजैक्शन को 10 तारीख को रिकॉर्ड करूं या आज 5 तारीख को रिकॉर्ड करूं? तो सर आपने बोला कि सर जब ट्रांजैक्शन आपके पास से सामान चला गया तब आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। जब आपके पास से गुड उसके पास चला गया, उसको ओनरशिप मिल गई गुड की, तब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। चाहे आपको पैसा 10 तारीख को मिले, वो मैटर नहीं करता। आपके यहाँ से सामान जब गया है वो मैटर करता है, और वो गया है आज, तो हम आज ही की डेट में रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज कॉल्ड द एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट समझ गया। अब कुछ और भी कंसेप्ट है जो कि समझने हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब कि आपका जो एक इंसान है, एक ये मान के चलो रामू है और इसकी बढ़िया से कहीं बिजनेस है, कई सारे ब्रांचेज है ना, तो ये बिजनेस और ये रामू दोनों अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग एग्जिस्टेंस रखते हैं अपने पास, ठीक है। ये रामू अलग है, इसका बिजनेस इससे अलग है, इसे हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अगर ये बिजनेस में से 50 रुपए निकालता है, इट मीन से बिजनेस के अंदर से निकाल रहा है, इसके पैसे नहीं है अभी वो। अच्छा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब अकाउंट्स में सब कुछ हम एक मॉनिटरी वैल्यू में नापते हैं। किसमें नापते हैं सर? मॉनिटरी वैल्यू में।
समझ आ रहा है आपको? किसमें? मॉनेटरी वैल्यू में, पैसों की सारी ट्रांजेक्शन किसमें होती है? पैसों में। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं? अकाउंट में मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है, देखो इसको एक एग्जांपल से समझो। मान के चलो कि आपने 10 एप्पल्स खरीदे, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, 10 एप्पल्स खरीदे, ठीक है, कितने के गाइस? 100 रुपए के, और आपने बेचे 5 एप्पल्स, है ना? एप्पल थोड़ा सा गंदा बन रहा है। 5 एप्पल बेचे 100 रुपए में। हमने कहा कि यार हमने जब खरीदा था 100 का, बेचा भी 100 का, ये तो ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है ना? ये क्या हो गया भाई? सैड हो गए हम तो, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो मैंने बोला, अरे ओ बुड़बक, ओ बुद्धू, यार जब तू सामान 10 एप्पल खरीद रहा है तो या तो 10 में माप। अब तूने 5 बेचे, तो एक बात बता, 10 एप्पल 100 के खरीदे हैं, 10 एप्पल खरीदे 100 रुपए इसके, है ना? 10 एप्पल खरीदे 100 रुपए के, तो 5 एप्पल कितने में खरीदोगे? 5 एप्पल खरीदोगे सर तुमने 50 रुपीज में। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? 10 एप्पल 100 रुपए में, तो 5 एप्पल 50 रुपीज में। और 5 एप्पल 50 रुपीज में, तो आपने बेचे कितने में थे? 5 एप्पल 100 रुपीज में, फायदा कितना होगा? 50 रुपीज। तो अब हमारा फायदा भी अच्छे से निकला। तो यानी कि क्वांटिटी वैल्यू बिल्कुल सेम सेम मैचिंग मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है? ओके, चलो, को मैचिंग कंसेप्ट भी समझ आ गया। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट मतलब कि देखो, बेफालतू में कोई भी ट्रांजैक्शन मत करो अकाउंट में, उसका एक मकसद होना चाहिए, उसका एक सबूत होना चाहिए, है ना? हाँ, माइक काम कर रहा है क्योंकि अभी यार पूरी रिकॉर्डिंग हो गई और माइक ही काम नहीं कर रहा था। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका एक सबूत होना चाहिए, ठीक है? लीगल पेपर वर्क होने चाहिए, तभी तो यार कोई तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन करने आया है, तभी तो। या तो देखो, ऐसा मान के चलो, मेरा एक मतलब मान के चलो कि कल को कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उसने कोर्ट में झूठ बोला कि भाई मैं 5 बजे रामू भाई की दुकान पे था, है ना? और रामू भाई के पास सबूत में रखा है कि हाँ भाई 5 बजे मेरे को पेमेंट देकर गया, देखो मैंने ट्रांजैक्शन करी है ना? एक तरीके से सबूत के तौर पर काम आया। लेकिन अब मैं झूठ बोल दूं, मैं 5 बजे कहीं और था, मैं 5 बजे बोल दूं कि रामू भाई की दुकान पे था, और रामू भाई के पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, उसने फेक ट्रांजैक्शन कर दी, एंड कोर्ट में ये साबित हो गया कि ये तो फेक ट्रांजैक्शन है, रामू भाई ने झूठ बोला। तो देखा, मतलब नकली ट्रांजैक्शन नहीं करो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है रियल ट्रांजैक्शन करो, जिस ट्रांजैक्शन पे वर्क करे काम, ठीक है? काम चीजें हुई आपकी, है ना? जो असली हो वही दिखाओ। प्रूडेंस। अच्छा, अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ेंगे हम, ठीक है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है? इसमें सबसे पहले प्रूडेंस है। प्रूडेंस पढ़ लेते हैं, प्रूडेंस क्या होता है, ठीक है? मैंने देखो, प्रूडेंस का मतलब होता है इट इज द पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट इग्नोरिंग प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड। मतलब आपको जितना भी जो प्रॉफिट हो उसे रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है? प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना, आपको सारे लॉसेस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है? याद रहेगा, प्रूडेंस कंसेप्ट ये बोलता है। अगर अकाउंटिंग कन्वेंशन आ जाता है ना, तो आपको यही लिखना है। उसके बाद सब्सटेंस कहाँ लिखा है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मतलब कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर आप ऐसे समझो कि अकाउंट्स में जितना भी चीज है आप पूरी तरीके से दिखाओ, आपके असेट्स, आपके लाइबिलिटीज, आपकी सारी ट्रांजैक्शन आप पूरी तरीके से डिस्क्लोज करो, ठीक है? एक एक चीज को डिस्क्लोज करो, उसे हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। समझ आ गया? मटेरियलिटी। मटेरियलिटी आप ऐसे समझो, देखो, एन आइटम इज मटेरियलिटी, इट्स ओमिशन और मिसमैनेजमेंट कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर फाइनेंशियल स्टेट। मटेरियलिटी किसे कहते हैं हम? देखो, मतलब अकाउंट्स में मटेरियलिटी किसे देनी चाहिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मटेरियलिटी होती क्या है, ठीक है? देखो, मान के चलो कि आपकी जेब में 101 रुपए पड़े हैं, ठीक है? 1 रुपए शगुन का है, 101 रुपए पड़े हैं। तो हमने बोला यार 1 रुपए खो गए, 1 रुपए खो गए, 1 रुपए खो गए, तो अब बचे कितने? 100 बचे। मैंने बोला अरे कोई नहीं यार, 1 रुपए खो गए, जाने दे यार, अभी घूमने चल रहे हैं। हाँ, अब घूमने जा रहे थे, आपके जेब में 100 रुपए थे, 1 रुपए खो गए, हमने बोला कोई नहीं यार, 1 रुपए खो गए, कोई दिक्कत नहीं, चलो। लेकिन अब क्या हुआ कि आपके जेब में अब दोबारा से 101 रुपए थे, और अब की बार 100 रुपए खो गए, 100 रुपए खो गए। अब बचे कितने आपके पास? सिर्फ 1 रुपए बचे हैं, 1 रुपए बचे हैं, है ना? लेकिन अब आपने अपने घूमने जाने का डिसीजन चेंज कर लिया। समझ आ रहा है आपको? अब आपने अपने घूमने जाने का डिसीजन चेंज कर लिया, तो यहाँ पे आपने मटेरियलिटी किसको दी? ठीक है, इंपॉर्टेंस ज्यादा किसको दी? 100 रुपए को, 1 रुपए को नहीं दी। तो इसी चीज को हम मटेरियलिटी बोलते हैं। तो अकाउंट्स कहता है कि मटेरियलिटी आपको किसको देनी चाहिए? जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल डिसीजंस चेंज हो, है ना? ठीक है, समझ आ रहा है आपको? मतलब एन आइटम इज मटेरियलिटी इफ इट्स ओमिशन, जिसके ना होने से, मटेरियलिटी उसको दो जिसके ना होने से आपके इकोनॉमिक डिसीजंस में इंफ्लुएंस हो सके, ठीक है? आपके इकोनॉमिक डिसीजंस में चेंज हो सके।
समझ आ रहा है? आपके बिजनेस के डिसीजन में चेंज हो सके, उसको आप ओमिशन, उसको आप मटेरियलिटी दो। मटेरियलिटी आप उन ट्रांजैक्शन या उन चीजों को दो जिसके ना होने से आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सके, या फिर जिसके ना होने से आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन में आपको चेंज करना पड़े, डिसीजन में चेंज करना पड़े। ठीक है, थोड़ी सी गला दर्द हो रहा है, इस वजह से थोड़ा गलत बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, माफ करना मेरे को, है ना। तो मटेरियलिटी मैंने समझा दिया आपको क्या होता है, कि जिसके ना होने से आपको अपने बिजनेस के डिसीजन चेंज करना पड़े। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हाँ जी, तो अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारा स्टार्ट करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स। ठीक है, ये सेट होते हैं कुछ रूल्स के, गाइडलाइंस के, दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। समझते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भाई सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं। बहुत सारे गाइडलाइंस और सेटअप, बहुत सारे गाइडलाइंस और रूल्स इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये समझ गए। अब ये क्यों यूज करता है? इसकी वजह से कंसिस्टेंसी आती है इनके अकाउंटिंग में, ट्रांसपेरेंसी होती है इनके अकाउंटिंग में, मतलब कोई भी सीए वगैरह किसी भी कंपनी के अकाउंट्स आराम से देख सकता है उनसे परमिशन लेने के बाद। कंपेरेबिलिटी मतलब दो कंपनीज या फिर एक ही कंपनी अपने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में अगर कंपेयर करना चाहती है, या एक कंपनी दूसरे कंपनी से कंपेयर करना चाहती है, तो भी हमारे अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो ये सब करने में हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारी मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं रूल्स की वजह से ये सब हो पाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी होता है, मतलब कोई कंपनी ए है, कोई कंपनी बी है, दोनों अगर सेम टाइम ऑफ अकाउंटिंग, सारे सेम टाइप ऑफ अकाउंटिंग को यूज करेंगे। ठीक है, सेम टाइप ऑफ अकाउंटिंग रूल्स को यूज करेंगे, इस वजह से यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है। सब लोग एक जैसा रूल यूज करते हैं, तो ठीक है, सब लोग एक जैसे काउंटिंग करते हैं। इंप्रूविंग कंपेरेबिलिटी, मतलब जैसे रिलायंस है, रिलायंस को जियो से का, क्या बोल रहा हूँ मैं, रिलायंस को टाटा की कंपनी से कंपेयर करा जा सकता है। जियो की कंपनी को, जियो सिम की जो कंपनी है उसको एयरटेल से कंपेयर करा जा सकता है अकाउंटिंग की वजह से। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई भी, जैसे कोई इन्वेस्टर है या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी है, ठीक है, तो वो उस कंपनी के अकाउंट्स को आराम से एक्सेस कर सकता है। उस कंपनी की कुछ जरूरी चीजों को भी कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है अकाउंटिंग रूल्स की वजह से। समझ आ रहा है आपको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से कंपनी की जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो भी कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। डिस्क्लोज मीन्स अगर उन्हें सामने लाना पड़ता है पब्लिक के, ताकि पब्लिक आराम से उससे उन इंफॉर्मेशन को देख ले और कंपनी को जज कर सके कि हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, हमें इसमें काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल गाइडेंस, है ना। अब देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से हमें प्रोफेशनल गाइडेंस कैसे मिलती है? मतलब देखो, सब आपने जैसे वो यूज करा, अकाउंटिंग से रूल्स यूज करी, एंड अब आपका प्रॉफिट निकल के आता है, लॉस निकल के आता है, तो आपको गाइडेंस मिलती है, आप गाइडेंस ले सकते हो इसकी वजह से। ठीक है, और भी कई टाइप से आप इसे समझ सकते हो। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है? वो हमने एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, आईसीएआई इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया। अच्छा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, जिसमें से AS1 हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, AS1 हम पढ़ चुके हैं, मतलब अब आपको पढ़ना है AS2, AS9 और AS10। इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। AS2 आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पर है, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर है, AS10 प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट पे है। तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट ये तीनों भी खत्म कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का एक मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ना है, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के तहत इन्वेंटरी की क्या डेफिनेशन है उसे देख लेते हैं। एन असेट ओन्ड बाय अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। ठीक है, सेलिंग के पर्पस से एक बिजनेस के पास जो असेट होता है वो उसका इन्वेंट्री है। ठीक है, ध्यान रखना। मान के चलो मैं बुक्स बेचता हूँ, एंड मेरे पास जो बुक्स रखी है वो मेरी इन्वेंट्री है। ठीक है, याद आ जाएगा, यहाँ समझ आ गया। ठीक है, सेलिंग के मकसद से जो गुड्स हो, इन्वेंट्री इज द लार्जेस्ट असेट इन द करंट असेट कैटेगरी। करंट असेट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उनमें इन्वेंट्री सबसे लार्जेस्ट होता है। ओके, अच्छा, इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है? इन्वेंट्री के अंदर 3 से 4 चीजें आती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, कच्चा माल। मान के चलो मेरी फैक्ट्री है कि कॉपी बनाने की, कॉपी बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए होगा? पेड़, पेड़ चाहिए होंगे, पेड़ की छाल या जो जिससे भी बनती है वो पेड़ चाहिए होगा। पेड़ काट के जो रखा हुआ है वो मेरा क्या है सर? वो मेरा रॉ मटेरियल है, अगर मेरे पास अभी रखा हुआ है। अब जब रॉ मटेरियल मशीन में चला गया और कॉपी बन रही है, तो वो जो मशीन में चला गया और बन रही है ना, कट रही है, वो चीज मेरी हो जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस।
समझ आ रहे हो? वो जो पेड़ की छाल या फिर वो जो पेड़ का टुकड़ा है, वो जो भी है मशीन में चला गया, तो अभी वो बन रही है, तो वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। जब वो बन के रेडी हो जाएगा, तो वो बन के रेडी हो जाएगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? फिनिश गुड कहलाएगा। ठीक है, फिनिश गुड कहलाएगा। ये तीनों गुड्स हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? इन्वेंट्री के अंदर। लेकिन ऑल्सो इंक्लूड द ऑल्सो इंक्लूड द गुड्स इन कंसाइनमेंट। मतलब मान के चलो मेरा कोई फिनिश गुड्स है, मान के चलो ये एक्स कंपनी का हमारा एक इंक है ना, ये एक्स कंपनी का हमारा एक इंक है, तो ये इंक मैंने किसी को दे रखा है बेचने के लिए। अभी मैंने उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, बस मैंने अपना सामान उसकी दुकान पे रख दिया कि भाई इसे बेच दे, है ना। तो वो जो गुड्स है ना मेरा, वो भी मेरे ही इन्वेंट्री में काउंट होगा, एंड इसको हम कहते हैं गुड्स इन कंसाइनमेंट। ओके सर, समझ आ गया। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है? असाइनमेंट मॉनेटरी वैल्यू टू द गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपके पास फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपके पास जो भी गुड्स बचा, जो भी इन्वेंट्री बचा, उसको मॉनेटरी वैल्यू में लाना, उसे ही आपका क्या हो जाता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। अच्छा, अब हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर सीओजीएस का भी, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका भी फॉर्मूला है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री आपको प्लस करना है, उसमें परचेजेस प्लस करना है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, ऐसे मान लो। फिर क्लोजिंग स्टॉक को आपको माइनस कर देना है। ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री दो टाइप से होती थी, होती है पर पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम फिजिकल काउंट, एक एक करके काउंट करना हाथों मुझसे, फिजिकल काउंट, ये छोटे मोटे बिजनेस में काम आता है, ये ज्यादा कोई यूज नहीं करता। इसमें सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को प्लस कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि छोटे मोटे बिजनेस के लिए होता है। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को प्लस कर दो और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन हम जो यूज करते हैं आपके इसलिए यही है हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है? इन्वेंट्री इज वैल्यूड आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। आपकी इन्वेंट्री वैल्यू होगी हर एक ट्रांजैक्शन के बाद। आपका चाहे 10 रुपए का सामान बिका, 500 का बिका, 5 लाख का बिका, आपकी इन्वेंट्री वैल्यू होगी। स्टोर लेजर इसमें प्रिपेयर किया जाता है आपका। ठीक है, प्रिपेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहता है इसमें आपका परपेचुअल इन्वेंट्री में। उसका डिफरेंस आने का भी चांसेस रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको एक टॉपिक और इसमें पढ़ना है, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो देखो, मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपका आ जाता है, हाँ जी, तो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप देख लो एक बार इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जो कि यूज नहीं होता। एक है आपका लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि आपका सामान जो लास्ट में आया उसे पहले बेच दो, जो लास्ट में आया उसे पहले बेच दो। अरे बेवकूफ हो, फिर जो पहले आ रखा था वो तो सड़ते सड़ते बेकार हो जाएगा, एक दिन एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये कैसा तरीका है? ये भी भाई थोड़ा बेकार तरीका है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अच्छा तरीका है, वेटेड एवरेज मेथड अच्छा तरीका है, मतलब जो पहले आया उसे पहले भेज दो। कोई सामान है वो जनवरी में आया, उसे जनवरी, मतलब उसे अब कोई ऑर्डर आता है तो जनवरी वाले को पहले बेचो, फिर फरवरी वाले को बेचो, फिर मार्च वाले को, तो जो पहले आया उसे पहले बेचो। ये मेथड यूज होता है, ये आपके सिलेबस में है, पढ़ना भी है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस वेटेड एवरेज मेथड से, लेकिन टेंशन मतलब आपके पास ऑनर्स है तो ऑनर्स में लीफो फीफो तक का दूर दूर तक आई थिंक नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता कि आएगा, आता ही नहीं है पहली बात तो। वेटेड एवरेज मेथड आपका मतलब जो पहले आया और जो बाद में आया उन दोनों का एवरेज लेकर आपको बेचा जाता है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है, वेटेड एवरेज मेथड और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, AS2 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। एक्चुअली क्या है कि रात को मैंने 3 बजे रिकॉर्डिंग रोक दी थी, 3:30 बजे, है ना, क्योंकि मेरे गले में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, हाँ, कि मैं दर्द से झेल नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था गले में। स्टार्टिंग से ही हो रहा था जब से वीडियो बना रहा था, बट फिर भी मैंने पूरा ट्राई किया जब तक बना पाया, नहीं तो मैं सुबह 4-5 बजे तक खत्म ही कर देता रिकॉर्डिंग। चलो कोई नहीं। एंड एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर हो सके तो 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देना इस वीडियो से, अगर हो पाए 1000 नहीं तो 700 800। ठीक है, एंड चलो अब हम AS9 की तरफ चलते हैं, रेवेन्यू डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, अच्छा मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ फोन में पढ़ देता हूँ। रेवेन्यू इज द ग्रॉस वैल्यू, रेवेन्यू इज द ग्रॉस वैल्यू इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल्स अदर देन कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अच्छा देखो, ये ग्रॉस वैल्यू को रिकॉर्ड करने की बात कर रहा होता है, मतलब कि ग्रॉस वैल्यू जैसे सेल ऑफ गुड्स से आपकी ग्रॉस वैल्यू आ गई, रेंडरिंग सर्विस, कोई सर्विस प्रोवाइड करके आपकी ग्रॉस वैल्यू आ गई, या फिर इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड, इन सब से आपकी जो पेमेंट आती है। मतलब कहने का मतलब है, आपने सेल ऑफ गुड्स, आपने 100 रुपए का सामान 120 में बेचा,
तो क्या इसके बीच में जो 20 का अंतर है आप इसे रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग में? कैसे रिकॉर्ड करोगे? या फिर आप 100 को रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आपके पास से तो 100 ही गए हैं, या फिर आप 120 को रिकॉर्ड करोगे क्योंकि 120 आपको टोटल मिले हैं। तो भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये बोलता है कि आपको ग्रॉस वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। ग्रॉस वैल्यू यानी कि ना ही 100 ना ही इसका प्रॉफिट, दोनों को जोड़ के आपका 100 का सामान, आपको उसने टोटल 120 दिया है ना, आपने सामान दिया 100 का, उसने आपको 120 रुपए वापस करे, है ना, तो आपका जो 20 का प्रॉफिट है वो भी सारा टोटल ऐड करके आपको जितना मिला 120 वो ऐड करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, मान के चलो आप एक मतलब आप हो ब्यूटी पार्लर डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करते हो जस्ट लाइक फेशियल वगैरह। तो आपने फेशियल का सामान आपका 1200 रुपीज का कॉस्ट का है, लेकिन आपने उससे टोटल लिया 2000 रुपीज, है ना, आपने फेशियल के लिए 2000 रुपीज। तो अब आप 1200 रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आपका सामान 1200 का गया, या फिर टोटल उसने जो 2000 रुपए दिए वो रिकॉर्ड करोगे? तो सर आप 2000 रुपए दिए वो रिकॉर्ड करोगे। समझ आ गया? तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है भाई आपकी? इसमें आपकी आती है सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया, डिविडेंड हो गया, है ना। इंटरेस्ट मतलब आपने किसी को पैसा दिया उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो, रॉयल्टी, डिविडेंड, एंटरप्राइज, कुछ इंटरप्राइजेस है ना वो। अच्छा, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें नहीं आती? प्रॉफिट ऑन सेल, जो एग्जैक्ट प्रॉफिट होता है ना वो नहीं आता। जैसा 100 का सामान था, 120 में आपने बेचा, है ना, जो बीच में 20 का प्रॉफिट है ये नहीं आएगा भाई, आपको पूरा 120 ही रिकॉर्ड करना है। सेटलमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन और फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटी, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो उसमें आप फिक्स्ड एसेट का सेटलमेंट करते हो या फिर कोई लायबिलिटी का सेटलमेंट करते हो, है ना, उसके बीच में जो प्रॉफिट होता है वो भी नहीं आता, है ना, वो भी नहीं आता। ध्यान रहेगा मेरे भाई। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 आपको शॉर्टली मैंने बता दिया, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हो सकता है कि आ जाए, पहले आ रखा है तभी मैंने करवा दिया। ओके, हाँ जी। तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है AS10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अच्छा देखो, इट टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट डन बाय द एंटिटी इन द प्लांट्स एंड मशीनरी। प्लांट्स एंड मशीनरी खरीदने में जो भी पैसा लगा है उसको उसको हम ES10 में पढ़ते हैं। इट ऑल्सो डील्स विद द अमाउंट रिकॉग्निशन एंड द डेप्रिशिएबल अमाउंट असेट। असेट की डेप्रिशिएशन और डेप्रिशिएबल अकाउंट अमाउंट पे भी ये बात करता है। कौन? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ओके, अच्छा इसके अंदर कुछ डेफिनेशन है जो कि हमें पढ़नी है। देखो, सबसे पहले बेरर प्लांट। बेरर प्लांट का मतलब ऐसा समझो, बेरर प्लांट यानी आम का पेड़, ऐसा समझो आप कि आपने एक आम का पेड़ लगाया एंड वो सबसे पहली बात 1 साल से ज्यादा चलेगा, 1 साल से ज्यादा चलेगा, ठीक है, 1 साल से ज्यादा चलेगा, हाँ ठीक है, मोर देन 1 ईयर होगा। आप उसका उसकी लकड़ियां नहीं बेचोगे, उसके पत्ते नहीं बेचोगे, आपका मकसद क्या है? उसके फ्रूट्स बेचना, ठीक है, आपका मकसद क्या है? उसे फ्रूट बेचना और पैसे कमाना। चलो, तो अब इसको हम असेट में लाते हैं। अपने असेट लगाया, पहली बात हमें पता है 1 साल से ज्यादा चलेगा। उसके बाद अब उस असेट के सामान को नहीं बेचना, उस असेट के पार्ट्स तो नहीं बेचना ना, आपको उस असेट से सामान बनाना है। जैसे इस आम के पेड़ से आपने फल बनाया, ऐसे ही असेट से आपको और सामान और चीजें बनानी है ना। कोई मशीन लगाई आपने, उस मशीन से और प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट बेचने हैं, है ना। तो इसे हम बेरर प्लांट कहते हैं, है ना, कि आपने कुछ लगाया, कोई इन्वेस्टमेंट करी एंड फिर उसके बाद वो 1 साल से ज्यादा भी चल रहा है एंड दूसरी चीज वो आपको प्रोडक्शन दे रहा है जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अब है आपका कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट की मैं डेफिनेशन पढ़ के समझा देता हूँ आपको कि कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट व्हिच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग एनी। देखो, मतलब कि क्या है कि जो भी आपका असेट है उसमें से उसका डेप माइनस कर दो, कोई लॉस है उस असेट को लेकर उस लॉस को माइनस कर दो, फिर जो आपका अमाउंट आता है ना वो आपका कैरिंग अमाउंट है। समझ आ गया आपको? आपका असेट है 1 लाख रुपए का और आपका डेप है 10K का, तो 1 लाख में से 10,000 को माइनस कर दो, अब आपका 90K बचा, 90,000 बचा, है ना। तो ये 90,000 जो आपका है ये क्या है? आपका कैरिंग अमाउंट है। समझ आ गया होगा आपको, है ना, 90,000 है, ठीक है। ये आ गया आपका कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट बेसिकली आपके मेन एसेट के मेन अमाउंट में से डेप को माइनस कर दो, वो आपका कैरिंग अमाउंट हो जाता है। आता है अब कॉस्ट की बारी। कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ द कैश इक्विवेलेंट पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसिडरेशन गिवन टू। हाँ ठीक है, हाँ जी। तो आपका कॉस्ट क्या है? मतलब आप कॉस्ट को ऐसे समझो कि वो पैसा जो आपने किसी असेट को खरीदने या बनाने में लगा है, इसमें खरीदने की कीमत और उसे चालू करने तक का जितना भी पैसा है। मतलब कॉस्ट तो आपको समझ ही आ रहा होगा ना, पढ़ने से पता चल रहा होगा कि कॉस्ट क्या है ना। मतलब आपने कोई असेट खरीदा, फिर उसको, जैसे मैं अब ये बोर्ड लाया, अब ये बोर्ड एक्स अमाउंट का है, इसको मैंने लगवाया, इसे फिट करवाया, उसमें मेरे को समझ लो कि 150 का खर्चा आया। एक्स मतलब 150 छोड़ो, वाई रुपीज का खर्चा आया, ठीक है। अब ऐसे समझो मेरी बात को, समझो, है ना। तो अब टोटल अमाउंट जो आएगा वो आपका कॉस्ट हो जाता है। आप एक मशीनरी लाए जो आपने 10 लाख रुपए की खरीदी, उसको सेटअप करवाने में 50,000 रुपए और लगे,
है ना। तो आपका टोटल एसेट कितना होगा, 10,50,000 का, है ना। समझ आया आपको, इस चीज की बात कर रहा हूँ। ओके, कॉस्ट आपको समझ आ गया। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? हाँ जी, डेप्रिशिएबल अमाउंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द कॉस्ट ऑफ एन असेट और अदर देन अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर द कॉस्ट लेस इज रेजिडियल वैल्यू। मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट आप ऐसे समझो, असेट की वो कीमत जिस पर हम घिसावट, मतलब जो असेट है ना उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे आपके पास टोटल कॉस्ट असेट की 10 लाख रुपए की है और आपकी इसकी स्क्रैप वैल्यू, मतलब जब असेट की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है ना, पूरा असेट खत्म हो जाता है, जब उसकी स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ भंगार में वो कितने का मान के चलो, 10,000 रुपए का बिकेगा बिकेगा, है ना। तो 10 लाख में से 10,000 को आप माइनस करोगे, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करोगे, उस पर जो, अब उस पर वो जो अमाउंट निकल के आएगा ना आपका, 9,90,000 रुपए, 9,90,000 निकल के आएगा। ये 9,90,000 रुपए में आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इसे हम डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं। आपको समझ आया मेरे भाई, है ना। ठीक है। अ, और क्या लिखा है उसमें, इट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूट लेस इट्स रेजिडल वैल्यू, ठीक है। चलो, डेप्रिसिएशन सबको पता है, एक असेट का हर टाइम बाय टाइम कुछ ना कुछ अमाउंट घटता रहता है उसकी यूसेज के साथ, घिसावट होती रहती है अकाउंट अमाउंट में, है ना। आपने 10,000 का असेट खरीदा, अगले महीने उसकी वैल्यू 1,000 रुपए कम हो गई, उसके अगले वाले 1,000 रुपए और वैल्यू कम हो गई, तो डेप्रिसिएशन, मतलब ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब बचपन से कह रहा हूँ, जब से आप अकाउंट्स लिए, आपने कॉमर्स लिए तब से। एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, इसका मतलब क्या है? देखो, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू में लिखा हुआ है, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ फ्रॉम प्राइस, ठीक है। ओके, मतलब एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू का आप ऐसा समझो कि आपने कोई एसेट खरीदा आज, और इस एसेट की, ये एसेट है, एक मशीन है ये, ठीक है, एक एसेट है, इस एसेट की मेरी नजर में अभी इसकी क्या वैल्यू है, ये मेरे को अभी इसकी क्या वैल्यू है कंपनी के नजरिए में, इसे हम कहते हैं एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। मतलब एक एंटिटी की एक स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, वो एंटिटी इसको स्पेसिफिक वैल्यू दे रही है कि इसकी आज क्या कीमत है इस एसेट की, है ना। ये हमें कितना रुपया पैसा हमें कमा कर देगी, इस चीज से ये डिसाइड होता है ना। हमने कोई असेट खरीदा 10 लाख रुपए का, फ्यूचर में हमें लग रहा है कि हाँ भाई, हम जब हमने 10 लाख का असेट खरीदा तो ये कम से कम हमें 1-2 करोड़ तो कमा के दे ही देगी, है ना। ये चीज है हमारा, है ना। तो हम उसकी आज की वैल्यू क्या दे रहे हैं उस एसेट की। अब फेयर वैल्यू क्या होता है? फेयर वैल्यू या फिर इसको हम मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं, कि इस पर्टिकुलर असेट का आज मार्केट में क्या वैल्यू है, इसको हम फेयर वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अगर आपको बेरल प्लांट समझ आ गया, कैरिंग अमाउंट समझ आ गया, कॉस्ट समझ आ गया, इन सब की डेफिनेशन एक बार बुक से पढ़ लेना, नहीं तो मेरे से नोट्स मांग लेना, मैं नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में बोल देना। दूसरी चीज, अगर इनमें से एक भी पॉइंट में डाउट आया हो तो कमेंट में लिख देना, आई विल एक्सप्लेन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ करना, ठीक है। तो फटाफट लीज पढ़ के खत्म कर देते हैं। लीज क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल एग्रीमेंट होता है। अच्छा, हमने पढ़ा था जो भी एग्रीमेंट लीगल होता है वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, बिजनेस लॉ में पढ़ा था। चलो, अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग, या तो वो बिल्डिंग का ओनर हो सकता है, या फिर किसी पीस ऑफ लैंड का ओनर हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा जैसे कि कार, मशीन, ठीक है, कुछ ऐसा जो कि अलो समवन एल्स टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपको अलो करता है कि आप इसे कुछ टाइम तक यूज कर लो, ठीक है, कुछ टाइम तक यूज कर लो, इन रिटर्न फॉर मनी, उसके बदले वो क्या लेता है? पैसा लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? लीज कहते हैं। समझ आ गया आपको कि आपको वो चीज इस्तेमाल करने को मिलते हैं ओनर के द्वारा, और आप उसे बदले में क्या देते हो? पैसे। इसके फीचर क्या है? ये एक एग्रीमेंट है, इसके बीच में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एक लीगल एग्रीमेंट है, ठीक है। इसमें दो पार्टीज होती है, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। तो मेरे भाई आप बताओ कि लेसर कौन होता है और लेसी कौन होता है? हैं? हाँ जी, तो लेसर कौन होता है बताओ ना। ठीक है, लेसर वो होता है जो कि प्रॉपर्टी देता है, लेसी वो होता है जो कि खरीदता है, मतलब प्रॉपर्टी रेंट पर लेता है, ऐसे समझो, ठीक है। रिटर्न में क्या मिलता है? इसकी मतलब एक पेमेंट होती है, पेमेंट कुछ भी हो सकती है जो उनका मन करे, जो दोनों मिलकर बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर ले। लीज एग्रीमेंट इज गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या तो पूरी असेट की लाइफ भी हो सकती है। अच्छा, ये दो तरीके के लीज होते हैं हमारे, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज का दूसरा नाम कैपिटल लीज भी है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा चलो, मैं पढ़ के इनकी डेफिनेशन सुना देता हूँ। अच्छा देखो, क्या लिखा है फाइनेंस लीज में? अकॉर्डिंग टू AS 19, अच्छा हाँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में आता है लीज, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, फाइनेंशियल लीज इज अ लीज दैट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू ओनरशिप ऑफ एन एसेट, टाइटल मेयर में नॉट इवेंचुअली ट्रांसफर्ड, ठीक है। फाइनेंशियल लीज क्या होता है कि ये तो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ी, अब मैं इसमें मैंने उसके शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट लाइंस लिख रखे हैं, वही बता देता हूँ। दैट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स,
सारे रिस्क और रिवॉर्ड दे देता है किसको, जो खरीदने वाला होता है, जो लेसी होता है उसको। सारे कवर मोस्ट ऑफ द असेट्स यूजफुल लाइफ, असेट की जो पूरी लाइफ होती है ना, लगभग फाइनेंशियल इसके अंदर पूरी ही वही बंदा यूज कर जाता है, लेसी। ठीक है। मेंटेनेंस पेड कौन करता है, लेसी ही पेड करता है। जब यार वो जिंदगी भर के लिए वो असेट लीज पे ले रहा है, तो पेड भी तो वही करेगा ना। लेसी यूजुअली हैज एन ऑप्शन टू बाय, लेसी के पास ऑप्शन भी होता है कि भाई तू इसे खरीद ही लेना जब पूरी जिंदगी यूज करना है। ठीक है, समझ आ गया मेरे भाई। अच्छा, ठीक है, अब इसके फीचर पढ़ लेते हैं फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज के। ठीक है, इसके फीचर क्या है कि इसके फीचर है रिस्क, यूजर बेयर्स द, अच्छा जो यूजर होगा ना वही इसमें रिस्क और रिवॉर्ड रखेगा, ये बात हम पढ़ चुके हैं। मेंटेनेंस कौन पे करेगा, वो भी, ये भी इसके फीचर की तरह भी तुम इसे इसे डेफिनेशन में भी यूज कर सकते हो, इसे तुम एज ए फीचर भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये नॉन कैंसिलेबल होता है, एक और फीचर है इसका नॉन कैंसिलेबल। नॉन कैंसिलेबल मतलब ये एक बार करने के बाद आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते भाई, क्योंकि लगभग यार पूरी एसेट की लाइफ यूज करने के बाद तुम कैंसिल करोगे। इसकी वैल्यू हाई होती है। द टोटल पेमेंट ड्यूरिंग द लीज पीरियड टिपिकली कवर एटलीस्ट 90% ऑफ द असेट्स ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब आप जितने भी पेमेंट पूरे लाइफ में करोगे ना सेट की, वो कम से कम 90% ऑफ असेट्स लाइफ होता है, ये भी याद रखना। यानी इसकी वैल्यू कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है। ओनरशिप, अच्छा ओनरशिप के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। ओनरशिप इसके मतलब होती तो वैसे देखो लेसर के पास है, लेकिन लगभग सारी ओनरशिप का फायदा कौन ही उठाता है, लेसी उठाता है हमारा, यानी खरीदने वाला। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग लीज पे। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, लीज इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज इफ इट डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियल ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड। इसमें सारे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं करे जाते लेसी को, टू द लेसी। ठीक है, ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं करी जाती किसको, लेसी को। ठीक है। ये सिमिलर किसकी तरह होता है, रेंटल एग्रीमेंट के, किसकी तरह, रेंटल एग्रीमेंट के। ये शॉर्ट टर्म पीरियड में होता है। ठीक है। मेंटेनेंस पेड करी जाती है लेसर के द्वारा, जिसका असेट जो मालिक होता है ना, मेन मालिक, उसी के द्वारा। ठीक है। इसमें अब असेट को खरीदने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि छोटे टाइम के लिए 4-5 महीने, 1-2 महीने के लिए होता है, इस वजह से। ओके। अच्छा, अगर इनका डिफरेंस आ जाए तो क्या, तो डिफरेंस में भी यही करना। ये पहला पॉइंट ये लिख देना, ओनरशिप एंड रिस्क ट्रांसफर। तो डेट ऑपरेटिंग लीज ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड, और ये डज नॉट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड। अच्छा, ये सिमिलर टू रेंटल एग्रीमेंट है। ये मतलब इसमें तुम ऐसे लिख देना कि सिमिलर टू लोन। ठीक है, सिमिलर टू अ लोन टू बाय एन एसेट। यहाँ पे इसकी जगह ये पॉइंट लिख देना। सो ये शॉर्ट टर्म पीरियड है, ये लॉन्ग टर्म पीरियड है। मेंटेनेंस पेड बाय द लेसर, मेंटेनेंस पेड बाय द लेसी, जो असेट खरीदता है उसमें वो पे करता है, इसमें जिसका असेट होता है वो पे करता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने कोशिश करी कि सारा कुछ बताने की। अब लगभग एक ही हमारा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फटाफट से ये भी खत्म कर देते हैं। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहाँ पे डेफिनेशन क्या दे रखी है, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिनकी वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़े। ठीक है, जिनकी वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़े, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो कोई भी एक्सपेंडिचर जिनके चक्कर में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़े, उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें परचेज, जैसे कि परचेस ऑफ लैंड बिल्डिंग, परचेस ऑफ व्हीकल, या फिर ट्रेडमार्क खरीदा, या फिर कॉपीराइट खरीदा, या फिर हमने कोई एसेट परचेस कर लिया, है ना। इरेक्टिंग मशीन्स, इरेक्टिंग मशीन्स यानी कि आपका एक, मान के चलो आपकी एक किसी भी टाइप की मशीनरी है। ठीक है, उस वो मशीनरी आपने एक जगह से खरीदी, वो जगह से इस जगह तक आने के लिए जो खर्चा हुआ, फिर वो मशीन आपके यहाँ पे सेटअप हुई, उसके ऊपर खर्चा हुआ, तो वो सारा खर्चा लगने तक ना, जब एक एसेट को खरीदने से लेके उसको यूज में आने तक जो खर्चा हुआ, वो सारा असेट के खर्चे में ही माना जाता है, मतलब असेट के उसमें ही माना जाता है, असेट्स की वैल्यू में। ठीक है ना। ये मान के चलो एक बोर्ड लाया मैं 2 लाख रुपए का, उसको लाने मतलब उस जगह से इधर ट्रांसपोर्ट कराने का खर्चा है मेरा 10,000 का, फिर यहाँ पे लगाने का खर्चा है मेरा 5,000 का, तो टोटल के 15,000, तो ये हो गया 2,15,000 का, फिर मेरे को वो बोर्ड पड़ा, है ना। ठीक है, समझ आया आपको। अब दूसरी चीज, अच्छा इसके एग्जांपल्स हमने पढ़ लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, इट इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट। अच्छा, ये जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये आपको बैलेंस शीट में दिखेंगे फिक्स्ड एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड। और आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दिखेंगे ट्रेडिंग, और कहाँ पे दिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में और P&L में। और कौन से साइड दिखेंगे सर, डेबिट साइड दिखेंगे, क्योंकि ये लॉस में आता है। याद रहेगा मेरे भाई, बिल्कुल याद रहेगा, है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें में। ठीक है, सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी में, मतलब ये बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है उसका बढ़ना या कम होना,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप जब करोगे तो ना बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना कुछ होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। मतलब लेकिन जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी चल रही है अभी, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। किस टाइप के खर्चे आ जाते हैं, मतलब देखो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, उसके ऊपर जो खर्चा आया छोटा मोटा, ऑफिस का जो खर्चा हुआ, ऑफिस एक्सपेंस, आपके ऑफिस में 50 वर्कर्स है, उन 50 वर्कर्स के लंच, एक कॉफी टाइम में, टी ब्रेक में टी देने का, है ना, आपका उससे काम, वर्कर्स अच्छा काम करेंगे, हेल्प तो मिल रही है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस टाइप का होता है। सेलिंग एक्सपेंस, बेचने में जो छोटा मोटा खर्चा हो जाए, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, अब ये दिक्कत हो जाती है यार, चोरी या फिर आग जल जाना है ना, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट पे कर दिया भाई, ठीक है यार, ये भी तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो लोन नहीं पे, इंटरेस्ट नहीं पे करोगे तो भाई तुम्हारे ऊपर लेंडर्स आ जाएंगे तुम्हारे पास और बोलेंगे भाई या तो बिजनेस बंद करके हमें सारे पैसा पूरा करो पहले, है ना, यही चीज हो जाती है। तो ये आपकी बेसिकली हेल्प कर रहा है आपकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रखने में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ आ गया। अच्छा, अब आपको करना है ब्रांच अकाउंटिंग, है ना। अब आपको बस एक टॉपिक खुद से पढ़ लेना, छोटा मोटा थ्योरी है ब्रांच अकाउंटिंग, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, मतलब जब एक बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ बाय ग्रोथ, मतलब डे बाय डे बड़ा होता जाता है, तो वो फिर अपने अलग अलग ब्रांच खोलता है, ठीक है। तो ये दो टाइप होती है, ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंटिंग आपकी एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच, अच्छा ब्रांच भी फिर कई टाइप्स की हो जाती है, ब्रांच दो टाइप की हो जाती है आपकी, याद रहेगा आपको, ठीक है। मतलब ब्रांच भी आपकी दो टाइप की हो जाती है, मैं ऐसी साइड साइड से बता रहा हूँ, ब्रांच अकाउंटिंग बी ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रांच भी आपकी दो टाइप की हो जाती है, एक आपका इनलैंड, इनलैंड ब्रांचेस, एक होता है आपका फॉरेन ब्रांचेस, ठीक है। ये फॉरेन ब्रांचेस अपनी सेल्फ अकाउंटिंग करते हैं, कैसे करती है, सेल्फ अकाउंटिंग करते हैं। इनलैंड ब्रांचेस आपकी दो टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की कौन सी, एक होता है इसमें डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच भी अपनी सेल्फ अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच की जो अकाउंटिंग है वो कौन करता है, हेड ऑफिस। और ये अकाउंटिंग करने के आपके तीन तरीके होते हैं, एक होता है आपका डेटर सिस्टम, ठीक है, डेटर सिस्टम, एक होता है आपका फाइनल अकाउंट सिस्टम, ठीक है, फाइनल अकाउंट सिस्टम, एक होता है आपका डेटर एंड स्टॉक सिस्टम, डेटर एंड स्टॉक सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही मैं बार बार से बता रहा हूँ, छोटी मोटी थ्योरी है, डेटर एंड स्टॉक सिस्टम, ठीक है, याद रहेगा। अब उसमें भी आपका कुछ चीजें होती है, कॉस्ट प्राइस मेथड, इन्वेस्ट प्राइस मेथड, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, हो सकता है तो न्यूमेरिकल आ जाए, मतलब है ना, आपका अकाउंट्स में, ठीक है, प्रैक्टिकल आ जाए, बट वो इसके ब्रांच अकाउंटिंग से थ्योरी आने का चांसेस कम है। तो मैं जितनी मेहनत से आपको एक घंटे के अंदर जितने ज्यादा टॉपिक्स करा सकता था, मैंने मुश्किल से मुश्किल कई सारे टॉपिक्स कराए, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ही मैंने 4 करा दिए, 9 से 10 टॉपिक एक तरीके से करा दिए मैंने। तो जितना ज्यादा मैं करवा सकता था मैंने करवा दिया। प्लीज अब आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, आप सबको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। पिन कमेंट चेक कर लेना, हो सके तो मैंने जो बोला उस पर एक बार ट्राई करना है कि अगर करवा पाओ कंप्लीट सब्सक्राइबर्स तो कर देना, एक सब्सक्राइब का बटन हिट कर देना एंड प्लस में एक कमेंट जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और इन्फॉर्मेटिव या फिर आपके काम आई हो जरा सी भी तो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए।